Hello, hi everyone. I'm Sushma Thakur and I'm a law educator at Charikya CLAT classes as well as Charikya Judicial Academy. Today I'm back with very interesting topic which is difference between wagering agreement and contingent contract. Often students confuse between wagering agreement, gambling also and contingent contract. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि दोनों में ही तो अनसर्टेन इवेंट होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहली चीज़। तो आज हम लोग उसी डिफरेंस की बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है। एक जिसकी बात करें वेजरिंग अग्रीमेंट, वो डिफाइंड है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक को सेक्शन 30 में ही बोला गया है ऑल वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स, और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वही अगर उसकी पॉसिबिलिटी होती है जिस पर वो बेस्ड होता है तो वो क्या होता है, अगर उस अनसर्टेन इवेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दूसरी साइड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऐसा क्यों भाई? तो अनसर्टेन इवेंट पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है जो कि वेजरिंग अग्रीमेंट है, वो अनसर्टेन इवेंट वेजरिंग अग्रीमेंट का पार्ट होता है। जो ट्रांजेक्शन है वेजरिंग अग्रीमेंट में वो उसी पर बेस्ड होता है अनसर्टेन इवेंट पर, जो कि विन और लॉस सिचुएशन पर बेस्ड होता है, म्यूचुअल विन और लॉस सिचुएशन पर। पार्टी की म्यूचुअल विनिंग और लॉस उस पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहां पर ए बोलता है कि अगर तो इंडिया जीत गई तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा, और अगर इंडिया हार जाती है तो आप मुझे पैसे देना। तो यहाँ पर जो ये अग्रीमेंट है डिपेंडेंट किस चीज पर है, इंडिया की जीतने या फिर हारने पर। उन्हें किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता है। पार्टीज को फर्क किस चीज पर पड़ता है? मनी और मनी वर्थ। यहाँ पर स्टेक पर क्या होती है, इस अग्रीमेंट में स्टेक पर क्या लगा होता है? इधर मनी और मनी वर्थ। पार्टीज को और कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इंडिया के जीतने हारने से पार्टीज को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस उन्हें मतलब है तो इंडिया जीतेगी तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे, इंडिया हारेगी तो पैसे मुझे मिलेंगे, बस यही फर्क है। अभी दूसरी बात करें कि वेजरिंग अग्रीमेंट का जो एसेंशियल एलिमेंट है, तो सबसे पहला तो ये है कि म्यूचुअल विन और लॉस सिचुएशन होना चाहिए। म्यूचुअल विन और लॉस मीन्स कि एक पार्टी हारेगी या फिर एक पार्टी जीतेगी। ठीक है, इधर तो हार होगी किसी एक पार्टी की और किसी एक पार्टी की जीत होगी। लेकिन वही मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आज बारिश हो जाती है तो फिर मैं आपको पार्टी दूंगी, बारिश हुई तो पार्टी दूंगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने प्रॉमिस किया ये वेजरिंग अग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप जो अदर पार्टी हुए यहाँ पर आपके बिहाफ पर ऐसा जो अग्रीमेंट है अराइज नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉमिस अराइज नहीं हो रहा है कि बारिश नहीं होती है तो आपको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर म्यूचुअल विन और लॉस का सिचुएशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए वेजरिंग अग्रीमेंट। समझ आया? तो यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट वेजरिंग अग्रीमेंट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर मनी और मनी वर्थ स्टेक पर होता है, यहाँ पर रिस्क होता है, और रिस्क किस चीज का? मनी का। दूसरी चीज म्यूचुअल विन और लॉस सिचुएशन होती है। और तीसरा मेन पॉइंट कि जो अनसर्टेन इवेंट है वो पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होते हैं। अगर पार्टी के कंट्रोल में वो अनसर्टेन इवेंट है तो वो वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि जो बी है, बी अगर जॉब को छोड़ देता है तो फिर मैं उसे पैसे दूंगी, तो बी के जॉब का छोड़ना वो उसके कंट्रोल में है, तो यहाँ पर ये वेजरिंग अग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। तो जो अनसर्टेन इवेंट है किसी भी ईदर पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ये वेजरिंग अग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। यही सारे एसेंशियल एलिमेंट्स से हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट में। इसके कुछ साथ ही साथ एक्सेप्शन भी है वेजरिंग एग्रीमेंट के। वेजरिंग एग्रीमेंट के एक्सेप्शन क्या है? तो सबसे पहली चीज की स्टेट ऑथराइज जो लॉटरीज हैं या फिर स्टेट ऑथराइज अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो कि सिमिलर होते हैं वेजरिंग से लेकिन फिर भी वो वेजरिंग नहीं होते हैं, स्टेट ऑथराइज लॉटरी सिस्टम। दूसरा हॉर्स रेसिंग जो कि एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 30 में ही कि अगर कोई पार्टी हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है जिसकी प्राइस 500 से ज़्यादा है तो वो भी वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं आता है। और तीसरा एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर कोई स्किलफुल गेम है जहाँ पर स्किल पर बेस वो गेम है, जैसे कि ड्रीम 11, 3 पत्ती और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, सुडोकू, तो ये सब क्या है
जो गेम्स हैं, और ये क्यों अलाउड है? ये इसलिए अलाउड है क्योंकि यहाँ पर स्किल पर बेस्ड है। अगर आपके पास स्किल होगा ही नहीं तो आप पार्टीज को चूज कैसे करोगे ड्रीम 11 में? इसीलिए ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं ये अलाउड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ड्रीम 11 भी तो उसी टाइप का है, तो गैम्बलिंग टाइप का है, तो ये क्यों अलाउ किया गया है? इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ये स्टेट ऑथराइज होते हैं, और दूसरा कि ये स्किल पर बेस्ड होते हैं। तो जो भी अगर कोई स्किल बेस्ड गेम्स हो या फिर कुछ ऐसी अग्रीमेंट्स हो स्किल पर बेस्ड हो, तो उसको वो वेजरिंग अग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा कंक्लूजन ये होगा कि जो भी वेजरिंग अग्रीमेंट्स में जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, और वेजरिंग अग्रीमेंट उसे बोलेंगे जहां पर विन और लॉस सिचुएशन हो, म्यूचुअल विन और लॉस सिचुएशन हो, और दूसरा कि वो अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड हो, और वो अनसर्टेन इवेंट किसी भी पार्टी के कंट्रोल में ना हो, राइट? तो ये हुआ वेजरिंग अग्रीमेंट। अब बात करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने टर्म यूज किया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर मैंने टर्म यूज किया था वेजरिंग अग्रीमेंट। अग्रीमेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, और तभी वो क्या हो गया? वॉइड हो गया। यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड कब होगा? यहाँ पर भी अनसर्टेन इवेंट होता है, यहाँ पर भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर बेस्ड होता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल सिचुएशन। जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग जो सिचुएशन है वो क्या है? कोलैटरल है। एक साइड अग्रीमेंट फॉर्म हो चुका है, ए ने बी से प्रॉमिस किया अगर मेरी शिप सेफली वापस आ जाती है जिस पर की गुड्स हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्या करूंगा कि मैं गुड्स आ जाते हैं, शिप सेफली आ जाती है, तो आपको गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे ऑन द हैपनिंग ऑफ द सिचुएशन, जो कि कोलैटरल है। एक साइड अग्रीमेंट है, दूसरी साइड क्या है? वो कोलैटरल सिचुएशन है, वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सिचुएशन है। अगर शिप आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन है बेस्ड है ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द सिचुएशन। लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता था? वेजरिंग अग्रीमेंट में ये होता था कि जो अनसर्टेन इवेंट है वो उसी अग्रीमेंट का पार्ट था, उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट था, उसी पर बेस था। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि अग्रीमेंट तो वैलिड है पहले से ही, वो अनसर्टेन इवेंट उसका कोलैटरल पार्ट है। अगर हैपनिंग पर वो अग्रीमेंट बेस है और हैपनिंग हो जाती है तो फिर वहां पर वो सिचुएशन क्या है? वो वहां पर हैपनिंग सिचुएशन हो जाती है तो फिर वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर अनहैपनिंग नॉन हैपनिंग हो जाती है तो फिर वहां पर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और फिर वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अराइज हो जाएगा। सो यही डिफरेंस है बेसिकली वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। साथ ही साथ बात करें गैम्बलिंग की, तो गैम्बलिंग और वेजरिंग अग्रीमेंट सेम नहीं होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट में बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, और जो गैम्बलिंग है वो वेजरिंग अग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील किया जाता है, और जो गैम्बलिंग है वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 से डील होता है, जिसमें कि 3 महीने की पनिशमेंट दी जाती है और 200 रुपीज पेनल्टी दिया जाता है अगर कोई पर्सन गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो। और सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगा कि कुछ स्टेट गैम्बलिंग को फिर क्यों प्रमोट करते हैं, जैसे कि गोवा, सिक्किम, दमन एंड दीव। वो इसलिए क्योंकि जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867 वो स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट अगर चाहे तो कोई भी प्रोविजन को अप्लाई कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसीलिए ये जो स्टेट्स हैं, सिक्किम हुआ, गोवा हुआ या फिर दमन एंड दीव हुआ, इन लोगों ने जो गैम्बलिंग है इसको गैम्बलिंग एक्ट में जो प्रोविजन है इसको अप्लाई नहीं किया हुआ अपने स्टेट्स में, इसीलिए वहाँ पर गैम्बलिंग अलाउड है। जैसे कि गोवा में कसिनोज होंगे और वहाँ पर गैम्बलिंग होते हैं और वहाँ पर पनिशमेंट भी नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए रीजन यही है कि वो स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट के डिमांड पर है कि वो उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ है। आगे बात करें कि मैंने बोला था कि वेजरिंग अग्रीमेंट और गैम्बलिंग में डिफरेंस है। तो वेजरिंग अग्रीमेंट में बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, और गैम्बलिंग एक्ट के थ्रू अगर कोई पर्सन गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। वो इलीगल एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता ही होता है, साथ ही साथ वो इलीगल एक्ट है, उसमें पनिशमेंट भी दिया जाता है। यही बेसिक फर्क है। तो आई होप कि ये
तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, वेजरिंग अग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और गैम्बलिंग। तो सबसे पहले बात करें वेजरिंग अग्रीमेंट, तो इसमें अनसर्टेन इवेंट ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है, उसी पर बेस्ड होता है, विल लॉस सिचुएशन होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो कोलैटरल होता है, उसका पार्ट नहीं होता है, अग्रीमेंट वैलिड होता है पहले से ही, बस उसके इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन बेस्ड होता है, और वहां पर विन और लॉस सिचुएशन नहीं होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। और पार्टीज का कोई अदर इंटरेस्ट होता है रादर दैन मनी और मनी वर्थ। वेजरिंग अग्रीमेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट बस मनी और मनी वर्थ का होता है, डिफरेंस ये है। अब बात करें वेजरिंग अग्रीमेंट और गैम्बलिंग की डिफरेंस की, तो वेजरिंग अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बस वॉइड होता है, पनिशमेंट नहीं दिए जाते हैं, और गैम्बलिंग में पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो वॉइड तो होगा ही, साथ ही साथ पार्टीज को पनिशमेंट भी दिए जाते हैं। तो आई होप कि ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे वेजरिंग, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और गैम्बलिंग में। थैंक यू सो मच।